अच्छा, मुलज़म के वकील साहब एक दफ़ा जिरह कर रहे थे गवाह पे। उन्होंने सवाल किया उससे, उसका पूरा नाम पता पढ़ के और एंड पे कहा कि आपकी ज़ात जो है वो मिरासी है। गवाह कहता है नहीं नहीं, मैं जाट हूँ। अब दोबारा फिर वो वकील साहब ने कहा उसका पूरा नाम पढ़ के, मिरासी, आपकी ज़ात मिरासी है। वो कहता है नहीं नहीं, मैं जाट हूँ। अब वकील साहब कहते हैं ये देखो यहाँ पे आपका पूरा नाम, एड्रेस, इसका मिरासी लिखा हुआ है। अब वो कहता है नहीं नहीं, मैं मिरासी नहीं हूँ, मैं जाट हूँ। अब वकील साहब कहते हैं जे तू जट होंदा कोल खलो के बिरा अपना मरवा दिता ही। आगे से वो क्या कहता है गुस्से में हाइपर होके, कदी मैं उत्थे होंदा ते मैं कदी भी नहीं सी होण देना, मैं उन्हां दी ऐसी तैसी कर देनी सी। लो जी, केस खत्म हो गया, उसकी मौजूदगी साबित नहीं हुई वहां पे। वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं? अच्छा, मैं हूँ वाजिद अली गोंदल, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ हैक्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि मुल्ज़मान गुनाहगार होने के बावजूद कोर्ट से अक्विट क्यों हो जाते हैं। उसकी काफ़ी वजूहत हैं, जिनमें से चंद एक आज इंशाल्लाह हम आपसे डिस्कस करेंगे, जो कि प्रैक्टिकली इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। सबसे पहले, जब कोई वक़ूआ हो जाता है तो वहाँ पे नेचुरल विटनेसेस के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई डिकेटी होगी, रात को हो गई, या कोई मर्डर हो गया, चोरी हो गई, तो इसमें 90% चांसेस ये हैं कि विटनेसेस वहाँ पे नेचुरल विटनेसेस कम होते हैं। वही बंदा होता है जिसके साथ वक़ूआ होता है, कंप्लेनेंट हो, इंजर्ड हो, विक्टिम हो, वही होता है, ये अगर अकेला है तो। अगर वक़ूआ होने के दौरान लोग जमा हो भी जाएं तो वो गवाही देने को तैयार ही नहीं होते। ज़ाहिर है पाकिस्तान में यही सूरत हाल चल रही है कि गवाही आपकी तो वही देगा जिसका आपके साथ रिलेशंस होगा। जिसका आपके साथ रिलेशंस नहीं, वो विटनेस नहीं बनेगा, क्योंकि विटनेस प्रोटेक्शन बहुत कम है। लोग डरते हैं कि हमें क्या ज़रूरत है दुश्मनी मोल लेने की। अब बेचारा वो कंप्लेनेंट, इंजर्ड या विक्टिम, उसकी मजबूरी बन जाती है, वो विटनेसेस जो हैं वो तैयार करता है। कैसे तैयार करता है? वो कहता है जी वो फ़लाँ मेरा दोस्त है, वो मेरी गवाही देगा, फ़लाँ रिश्तेदार है। मोस्टली 90% केसेस में ऐसा होता है कि जो विटनेसेस कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में रखे जाते हैं वो वक़ूआ के वक्त मौके पे होते ही नहीं। अब जो विटनेस शामिल कर लिए गए कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में, FIR में उनका नाम दे दिया गया। अब 161 के बयान तो पुलिस रिकॉर्ड कर लेती है, प्रोसिक्यूशन है, उनका एक विंग है, वो उनकी तो ड्यूटी है, उन्होंने अपना केस बनाना है। वो तो गवाह तैयार कर लेते हैं, रख लेते हैं कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में। 161 के बयानात भी उनके कलम बंद कर लिए जाते हैं। अब होता क्या है कि चूंकि जो गवाह थे वो तो बवक्त वक़ूआ मौके पे थे नहीं, उनको तो ना जाए वक़ूआ का पता है, ना इस चीज़ का पता है कि किस डायरेक्शन से मुल्ज़मान आए, कैसे उन्होंने वक़ूआ किया, एग्जैक्ट टाइम का नहीं पता होता, एग्जैक्ट लोकेशन का नहीं पता होता, वो वक़ूआ करके किस तरफ गए कोई पता नहीं होता उनको। और काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो नेचुरल विटनेस होता है वक़ूए के दौरान, उसको जो चीज़ें पता होती हैं, क्योंकि उसके सामने तो वो सारा सीन चल रहा होता है, वो तो देख रहा होता है, उसको सारी चीज़ें याद होती हैं। अब जो गवाह तैयार किया जाता है उसको वो सारी चीज़ें वो नहीं समझ सकता, जिसकी वजह से जब वो कोर्ट में अपनी एविडेंस के लिए आता है, वो गवाह कंप्लेनर के साथ या इंजर्ड के साथ, विक्टिम जो भी है उसके साथ जब वो एविडेंस देने आता है, तो वो जो कंप्लेनर का वर्शन है FIR के मुताबिक उसको सपोर्ट नहीं कर सकता। चले FIR तो उसने याद कर ली, वो तो उसने बता दी। अब मसला क्या है, जब डिफेंस काउंसिल आता है वो उस पर क्रॉस करता है
تو کراس کرنے کے دوران وہ چیزیں صحیح وضاحت نہیں کر سکتا ان چیزوں کی جو ڈیفینس کونسل اس کو کراس ایگزامینیشن میں پٹ کرتا ہے. فار ایگزامپل یہ وہ پوچھ لیتا ہے، ایگزیکٹ ٹائم پوچھتا ہے وقوعے کا کہ ملزمان کب آئے یا کس ڈائریکشن سے آئے، کس جگہ پہ آئے، یا ملزمان کس جگہ پہ تھے اور وکٹم کس جگہ پہ تھا یا انجرڈ کس جگہ پہ تھا، ان کا آپس میں ڈسٹنس کتنا تھا، کتنے ڈسٹنس سے انہوں نے فائر کیا یا روکا، انہوں نے اپنے فیسز کسی نے مفلڈ کیے ہوئے تھے، چہرے اپنے ڈھانپے ہوئے تھے یا نہیں تھے. مطلب اس طرح کے کافی ایسی کویسچنز ہوتے ہیں جن کے وہ جواب نہیں دے سکتا. نہ اس لیول کی ان کے کونسل نے کمپلیننٹ کے ان کو تیاری کروائی ہوتی ہے، نہ جو پروسیکیوٹر ہے وہ اتنی ٹینشن لیتا ہے کہ میں اس کو تیاری کرواؤں. اب جب ڈیفینس کونسل اس پہ کراس کرتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں کنٹراڈکشن، اس کے سارے بیان میں کنٹراڈکشن آ ہی جاتی ہے، کیونکہ نیچرل وٹنس جو ہے جس نے وقوعہ دیکھا ہوتا ہے وہ، اور جس کو وقوعہ بتایا جاتا ہے سنی سنائی والی بات، اس میں بڑا فرق ہے. اب اتنی کنٹراڈکشن اس کیس میں آ جاتی ہیں تو پھر وہ وقوعہ ثابت ہونا ممکن ہی نہیں رہتا. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ ہے جب وقوعہ ہو گیا کوئی، فار ایگزامپل اگر فائٹ ہوئی ہے یا ریپ ہوا ہے، ظاہر ہے اس کے لیے میڈیکو لیگل ایگزامینیشن ہونا ہے، یا مرڈر ہوا ہے اس کے لیے بھی. اب وہاں پہ ٹائم کا بڑا فرق آ جاتا ہے کہ کتنے دیر وہاں پہ ڈیڈ باڈی پڑی رہی، یا وکٹم ہے اس کا کوئی پیچھے سے کوئی والی وارث آیا، اس نے اس کو اٹھایا ہاسپٹل لے گیا، وہاں پہ ٹائم جو ہے اس کی کنزیوم زیادہ ہو جاتا ہے. اب وہاں پہ مسئلہ یہ بن جاتا ہے کہ اب انہوں نے پہلے ڈاکٹ لینا ہے متعلقہ تھانے سے. اب تو چونکہ سہولت آ گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، ہاسپٹل میں ڈاکٹ مل جاتے ہیں، وہاں پہ آفس بنائے ہوئے ہیں انہوں نے تھانے والوں نے، تو ڈاکٹ لیا پھر ہاسپٹل گیا. اب اس حوالے سے بھی چونکہ نیچرل وٹنس تو ساتھ ہوتا نہیں، یا ڈیڈ باڈی جس نے وصول کی، ڈیڈ باڈی کے ساتھ کون گیا، یہ جب ساری چیزیں ڈیفینس کونسل پوچھتا ہے تو یہ چیزیں صحیح طرح سے ایکسپلین نہیں ہو سکتی. ظاہر ہے کم از کم 2 وٹنس تو ہوتے ہیں، 2 نہ ہو تو 3 ہوتے ہیں. اب جو کمپلیننٹ جیسے ہی سارا اس چیز کو ایکسپلین کرتا جاتا ہے، ڈیفینیٹلی جو اس کا کوآپریشن کے لیے دوسرا وٹنس آیا ہے اس کو بھی بالکل ہو بہو وہی جوابات دینے ہوتے ہیں. لیکن فرق آ جاتا ہے ان میں، کنٹراڈکشن کیس میں بن جاتی ہے. جب کنٹراڈکشن بنتی ہے تو وہ گراؤنڈز بنتی ہے اکیوز کے ایکوٹل کی. اب اس ٹاپک کو بھی ہم ڈسکس انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کریں گے. اب اس کے بعد جو باری آ جاتی، ایک دوسری جو غلطی کر جاتا ہے کمپلیننٹ، وہ یہ ہے کہ اگر وقوعہ کیا 2 بندوں نے، وہ اس میں شامل کر دیتا ہے کوئی 8-10 بندے کہ اس کو بھی شامل کر لو، اس کو بھی شامل کر لو، یہ کیس کی پیروی کریں گے. جب اس کو ہم مقدمے میں نامزد کر لیں گے تو ظاہر ڈیفینیٹلی یہ پیروی نہیں کر سکیں گے. تو جب یہ 8-10 بندے وہ شامل کر لیتا ہے ایف آئی آر میں، تو ظاہر ہے جب وہ بے گناہ ہیں، پولیس ان کو فرسٹ انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے وہ ان کو بے گناہ کر دیتی ہے، وہ تھانے سے ان کو چھوڑ دیتے ہیں. اور ایویڈنس جو ہے وہ ایف آئی آر میں جو کیلنڈر آف وٹنسز آئے ہیں چالان میں رپورٹ میں بناتے ہیں وہ تو سیم آ رہے ہیں، ایویڈنس سیم آ رہی ہے. جو کمپلیننٹ ہے وہ ایویڈنس سیم دے رہا ہے 10 مسلمان کے خلاف. اب اس میں سے 6-7 جو پولیس نے بے گناہ کر کے اٹھا دیے وہ چلے گئے. اب جو بقایا 2 رہ گئے، ایکچوئل جو کلپریٹس رہ گئے ہیں، اب ان کے خلاف بھی تو ایویڈنس وہی ہے. اسی ایویڈنس پہ 2-3 بندوں کو پولیس جو ہے وہ چالان کر رہی ہے، اسی ایویڈنس پہ 6 بندے یا 5 بندے پولیس جو ہے اس کو چھوڑ رہی ہے. اب یہاں پہ بھی جو ایویڈنس
की क्रेडिबिलिटी है वो चैलेंज हो जाती है। एक ये बड़ा ड्रॉबैक्स होता है कंप्लेनेंट साइड से। अब जब इन चीज़ों से केस आगे निकल के चलता है, आईओ जो है वो भी, आईओ की जो बेसिक ड्यूटी है वो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है। उसने मुकम्मल एविडेंस कलेक्ट करके 173 की रिपोर्ट देनी, सबमिट करनी होती है कोर्ट में थ्रू प्रोसिक्यूशन। अब आईओ जो है वो अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाता। इसका भी हम इंशाल्लाह डिटेल्ड इसकी वजाहत करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और मुकम्मल बेहतरीन जो रिपोर्ट जिस तरह होनी चाहिए, वो 173 की रिपोर्ट या कैलेंडर ऑफ फिटनेसेस या मेडिको एग्जामिनेशन, अगर कोई मेडिकल रिपोर्ट आती है वो भी उसको सही तरीके से सही प्रोसीजर के मुताबिक वो नहीं सबमिट करता। अब यहाँ पे भी लेकुने बन जाते हैं। अब जब यहाँ से केस निकल के प्रोसिक्यूशन में जाता है, 173 की रिपोर्ट जिसको हम आम ज़बान में कहते हैं चालान रिपोर्ट, वो जाती है। वहाँ पे भी प्रोसिक्यूटर साहब भी उस हिसाब से उसकी टेंशन नहीं लेते। वो जैसे आया बस देखा ठीक है जी हो गया, साइन किए, सेंड टू कोर्ट कर दिया। वो एक रिपोर्ट बनाते हैं एविडेंस की अपनी, इंशाल्लाह उस पर भी हम डिटेल डिस्कस करेंगे। अब जब केस पुट अप हो गया कोर्ट में हियरिंग शुरू हो गई, तो वहाँ पे भी जब एविडेंस होती है, ज़ाहिर है जिसके साथ वकूआ होता है कंप्लेनेंट, वो तो अपना प्राइवेट वकील करता है। और प्रोसिक्यूटर साहब वो भी टेंशन नहीं लेते इस बात की, ज़ाहिर उसने अपना प्राइवेट वकील कर लिया, वो जाने केस जाने। जहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, ज़रूरी होता है जाके साइन प्रोसिक्यूटर साहब ने करने होते हैं, वो जाके कर देते हैं। बाकी केस का वो उस हिसाब से दिलचस्पी नहीं लेते। हाँ, अगर प्राइवेट काउंसिल ना हो फिर उनकी बनती है ड्यूटी। अब वहाँ पे जो एविडेंस वो गवाह की वही बात आ जाती है कि वो तैयारी गवाह की, विटनेसेस को सही तैयार करके ले जाना। अगर नेचुरल विटनेस हो भी उसको भी फिर रिमाइंड करवाना पड़ता है कि कौन सी बातें आपने कोर्ट्स में कहनी है, कौन सी नहीं कहनी। सम टाइम्स ऐसी सूरत हाल बन जाती है कि सच भी अदालत से छुपाया जाता है अपने केस को प्रूव करने के लिए। अब वहाँ पे जब एविडेंस होती है, वही बात आगे हम रिपीट पहले कर चुके हैं कि डिफेंस काउंसिल क्रॉस करता है, उस हिसाब से उस लेवल की तैयारी नहीं करवाई जाती विटनेसेस को। वहाँ पे वो फिर कंट्राडिक्शंस काफ़ी आ जाती हैं। कोर्ट फिर ज़ाहिर है कोर्ट्स ने तो वही एविडेंस पे फैसला करना है जो उसके सामने आई है। इसमें विटनेसेस जो हैं वो दो किस्म के होते हैं। एक तो वही हैं नेचुरल विटनेसेस जो कैलेंडर ऑफ विटनेसेस में कंप्लेनेंट ने दिए हैं। दूसरा वो सरकारी गवाह जिनमें आईओ होता है या मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है, डॉक्टर आ जाता है, या कुछ सैंपल वगैरह गए हैं लेबॉर्ट्री वगैरह, वो सैंपल देने वाले। मतलब ये विटनेसेस का एक इलादा इंशाल्लाह टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। तो ये इतने ड्रॉबैक्स इस केस में बन जाते हैं। अब इनका सलूशन क्या है? अब कंप्लेनेंट कैसे अपना केस प्रूव करे, वो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस में आपको वो उसका सलूशन हम बताएंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह हमारी डिस्कशन जो है इस टॉपिक पे आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।